वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूपी बोर्ड 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है और विज्ञान का है, ठीक है ना। इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर हमने पिछले वीडियो में बना कर दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप जानते हैं 20 नंबर के आते हैं। तो 20 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखते हैं और उसके साथ साथ ओएमआर शीट में उस नंबर भरे जाते हैं। तो ओएमआर शीट को कैसे भरते हैं उसके लिए भी हमने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिए अगर आप लोग नहीं देखे हो तो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यूपी बोर्ड की अच्छी तरीके से तैयारी कराते हैं ताकि आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो आंसर लिखने वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी जो भी आपके वर्णनात्मक आंसर होंगे, अर्थात जिनका आंसर हमें लिख कर देना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम पिछली वीडियो में बताए हैं कि कैसे कैसे हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे और तरीका क्या होते हैं। पेपर का जो तरीका होता है उसी तरीके पे हम आपको सॉल्व करा के ये सारी पेपर को दिखाएंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमने बताया है कि सबसे पहले आप पेपर के निर्देश को पढ़ेंगे। तो पेपर के निर्देश को पढ़ेंगे तो आपके पेपर में निर्देश लिखा गया है कि ये पेपर जो है 2 खंडों में बटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक खंड अ और खंड ब। अ में जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसको हमने करा दिया है। ब में जो होंगे वो क्या होंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जो 3 खंडों में बटे होंगे। खंड क उपखंडों में बटे होंगे, खंड क, उपखंड क और उपखंड ख और उपखंड ग, जिसमें पहले उपखंड में आएगा भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान पे बात करेंगे, फिर रसायन विज्ञान पे और फिर जीव विज्ञान पे। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के उपखंड क पर चलते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान के उपखंड क कहाँ है, देखिए यहाँ से शुरू होता है। देखिए, खंड ब के उपखंड क यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, और इसके आंसर हम यहाँ पर आपको लिख के दिखाएंगे कि इसके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है ना, आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये पूछा गया है कि इनके नाम लिखिए। किसी गोली दर्पण की वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है कि जब हम सिलेबस को पढ़ाए हैं तो उसमें टॉपिक वाइज चीज़ों पे चर्चा किए हैं। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस वाइज टॉपिक को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। विज्ञान के हमने सारे टॉपिक्स को टॉपिक वाइज वीडियो बना के डाला है। तो चलिए, इस पर पहले हम इसका आंसर देते हैं। देखिए, आंसर कैसे लिखेंगे वो भी आज हम लिख को दिखाएंगे आपको, ताकि बोर्ड के एग्जाम में आप उसी तरह आंसर लिखें, ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो सबसे पहले पूछा है कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसके नाम लिखिए। तो आप आंसर में जब लिखेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको हम दिखा दें कि ये खंड ब है, उपखंड है। अब जब आंसर लिखेंगे तो आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, 21 का। तो 21 का आंसर लिखेंगे तो यहाँ बीच में ही लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्न उत्तर संख्या 21। ठीक है ना, उपखंड तो आप यहाँ डाल ही दिए हैं, प्रश्न उत्तर संख्या 21। और प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको लिखना शुरू करेंगे। तो लिखना शुरू करेंगे तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम गोली दर्पण के प्रकार बताएंगे। देखिए, हम रेड पेन का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में रेड पेन का यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन रेड पेन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसके बताएंगे। तो लिखेंगे गोली दर्पण, हम रेड पेन से ही लिख रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में रेड पेन का यूज न कीजिएगा। चलिए, हम तो लिखेंगे गोली दर्पण, गोली दर्पण, गोलीय दर्पण
दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं एकदम बोर्ड में कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखे जाएंगे, एकदम सारी चीज़ें हम उसी तरह आपको लिख के दिखाएंगे। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला नंबर आप डालेंगे अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण, क्योंकि वहाँ पर पूछा गया है कि कौन उनके नाम लिखिए। अवतल दर्पण, आप चाहें तो इनका इंग्लिश भी लिख सकते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, देखिए बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है, आपको सफाई से चीज़ों को लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ जगह बचा तो इसी में हटाने की कोशिश करना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उत्तल दर्पण जिसे आप क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, ये कन्वेक्स मिरर हो जाएंगे। अब उसके बाद आपने क्या किया, क्वेश्चन में ये पूछा था, जितना क्वेश्चन पूछे आप केवल उतनी चीज़ों का ही जवाब दें। देखिए गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आपने लिखा दो प्रकार के होते हैं। पूछा इसके नाम लिखिए, तो आपने उसका नाम लिखा। अब कह रहा है किसी गोली दर्पण की वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखिए। तो देखिए क्या पूछा है कि वक्रता केंद्र, तो पहले वक्रता केंद्र हेडिंग डालेंगे, हम लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा लिख दीजिए, तो लिखेंगे दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अब इतना आपने लिख दिया। देखिए सारी चीज़ें अगर आप स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या करते हैं तो एग्जामिनर को भी लगता है कि ये बच्चा क्या है, इसे सारी चीज़ें जानकारी और नंबर भी भरपूर देता है। तो देखिए आपसे पूछा क्या गया था, आपसे ये पूछा गया था कि वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र के बारे में लिख लिया आपने। फिर इसके आगे पूछा एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए, तो अब मुख्य अक्ष हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है ना। ये मुख्य अक्ष आपने लिख दिया। अब मुख्य अक्ष के बाद आगे देखिए और क्या पूछा गया है। आगे ये पूछा गया, आपने यहाँ तक चीज़ों को बता दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। अब सवाल पे आ जाते हैं। कह रहा है दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए इन सारी चीज़ों को आप एक एक करके उसके आंसर देते जाएंगे ताकि उसको किसी भी प्रकार की डाउट ना हो चीज़ों पे। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस देख रही, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जब दिया गया है तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे फोकस दूरी दिया गया ना उत्तल दर्पण की, तो एफ इक्वल टू कितना दिया गया है, फोकस दूरी दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु यानी वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जिसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं।
उसके बाद क्या कहा गया है कि लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी जाती है, यानी u का मान क्या है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी v का मान बताना। देखिए इस तरह अगर सारी चीज़ों को आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी लगता है कि जो बच्चा है उसे अच्छी तरीके से चीज़ों की जानकारी है। तो चलिए यहाँ से अब फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या है, 1 स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होगा 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण का फार्मूला होता है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1/v का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 1 स्मॉल एफ, इसको इधर लाएंगे -1/u इक्वल टू 1/v। ठीक है। देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 स्मॉल एफ का मान क्या है 30 है, -1/u। u का मान क्या है, u का मान देखिए जब भी लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, क्योंकि चाहे दर्पण अवतल या उत्तल हो दोनों के लिए u का मान क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पर u का मान -30 लिखेंगे। ठीक है ना। अब जब -30 लिखेंगे तो इस कंडीशन में 1/v। ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिए, देखिए इन दोनों का देख रहे हैं हर बराबर है तो किसी एक को लिखेंगे 30, ये 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1 इक्वल टू 1/v। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2/30 इक्वल टू 1/v। 2 1 2 और 2 से ये 50 चांस में कट जाएंगे। इसको जब हम पलटेंगे तो v का जो मान आएगा, v का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे v और 50 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 50। तो यहाँ पर क्या आएगा, v का मान 50 सेंटीमीटर आएगा, यानी जो प्रतिबिंब होगी वो दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। उसके साथ साथ क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई 15 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण से। उसके बाद आकार पूछा गया, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आकार के लिए आपको बताया गया है, फार्मूला बताया गया है कि I/O इक्वल टू v/u। ठीक है ना, -v/u, दर्पण में -v/u होता है। तो I क्या है, I तो आपका प्रतिबिंब का आकार है, वो दिया गया है 5, माइनस v का मान क्या है 50 और u का मान क्या है, u का मान -30। देखिए 51 जा 50 और 52 जा 30, माइनस से माइनस कट जाएंगे। देखिए यहाँ से अगर i का वैल्यू निकालें तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 और नीचे आएगा 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो क्या होगी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया। फिर आगे क्या कहा गया है, आगे ये पूछा गया है कि प्रकृति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब प्रकृति का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा सीधा कैसा बनेगा। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में केवल एक प्रतिबिंब बनता है और वो जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वस्तु से छोटा होता है और छोटा के साथ साथ आभासी होता है। तो लिखेंगे प्रकृति में क्या लिखेंगे प्रकृति। ठीक है ना, प्रकृति में लिखेंगे प्रतिबिंब सीधा आभासी, सीधा के साथ हमेशा आभासी आता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जाके आपके क्वेश्चन के सारे आंसर कंप्लीट हुए। देखिए यहाँ तक हमने पहुँच गया ना, तो 4 नंबर की ये क्वेश्चन है और देखिए 4 नंबर में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद है, हमने आपको समझाया तो इतना समय लग गया है, नहीं तो आप अगर खुद करेंगे तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको समझाना तो होगा नहीं, तो इसलिए आप सारी चीज़ों को इस तरह करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे और बहुत आसानी से ये नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। क्वेश्चन क्या है कि आंख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए। उसके आगे कहा गया है कि वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर हो, यानी वस्तु कहाँ रखा जाए, जब 2f की दूरी पर रखा जाए। और फिर अगला कहा गया है कि वस्तु 2f एवं अनंत के बीच हो। तो ये दूसरी चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये दोनों चीज़ें बतानी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या 22 डालेंगे
क्या लिखेंगे, यहीं डाल लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 22, ठीक है ना, या उत्तर संख्या 22 भी डाल सकते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसको डाल लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22, तो उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को पहले देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आँख की समंजन क्षमता का अर्थ बताइए, जिसे नेत्र की समंजन क्षमता भी कहते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे आँख की समंजन क्षमता, आँख की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, या फिर इसी को दूसरे नाम से जानते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो आप क्या इसका आंसर लिखेंगे, देखिए आप आंसर लिखेंगे कि नेत्र की मांसपेशियों द्वारा, आँख को नेत्र भी कहते हैं, तो नेत्र की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्र की आँख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। तो ये चीज़ें आपने समझा दिया। अब कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की किरण आरेख खींचिए। तो अब हम किरण आरेख खींचेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछी गई है किरण आरेख। तो किरण आरेख में कह रहा है कि वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर हो। देखिए यहाँ पर हम लेंस बनाए हैं, यहाँ पर 2f की दूरी पर हो। 2f की दूरी का मतलब यहाँ पर जब हो, तो जब हम यहाँ पर वस्तु को रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आप वस्तु रखेंगे, ठीक, और जब वस्तु रखेंगे तो इसकी किरण आरेख खींचनी है। तो देखिए अब इसकी किरण आरेख जब खींचेंगे तो पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका ये होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है। ये प्रतिबिंब बनाने के तरीके को हमने पढ़ाया है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है। लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकल जाती हैं, ठीक है ना। लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेंगी, ये फोकस से निकल गई। दूसरा क्या है कि लेंस के फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो ये नहीं लगाएंगे। तीसरा लगाएंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। तो यहाँ से लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएगी प्रकाशिक किरणें, अपवर्तन के बाद सीधे निकल रही है, ठीक है ना। और अपवर्तन के बाद सीधे जब निकल रही हैं तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनेगा। देखिए जब वस्तु को 2f पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, 2f पर ही बनेगा। तो ये देखिए वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रतिबिंब बना दिया आपने, नाम दे सकते हैं यहाँ पर A और यहाँ पर B, प्रतिबिंब बनेगा A' B'। और दूसरा जो इसमें कहा गया है, दूसरा जो कहा गया है कि वस्तु 2f एवं अनंत के बीच हो। ये देखिए 2f है, अब इधर अनंत मान लिया जाता है, तो इधर कहीं रखा जाए वस्तु को 2f और अनंत के बीच में। तो यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया। अब जब वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम दे देंगे A और ये B। फिर प्रतिबिंब बनने के नियम लगाएंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें जाएंगी ऐसे, और लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकल जाएंगी। तो ये क्या होंगी, ऐसे फोकस से निकल गई, ठीक। अब ये फोकस से निकल गई, उसके बाद तीसरा रूल लगाएंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, सीधे निकल जाती हैं। तो यहाँ से हम दिखाएंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से किरणें जा रही हैं, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हुई कि ये सीधे निकलेंगी। जब सीधे निकलेंगी तो इस पॉइंट पे कट कर रही है, और जहाँ पर कट करेंगे वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से ये प्रतिबिंब बन गया इनका, जो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो ये A' और B', तो ये प्रतिबिंब हो गया। तो ये जाके आपके ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 ये कंप्लीट हुए, और 4 नंबर आपको मिलेंगे। 2 एक नंबर के ये क्या है, फिगर हैं, और 2 नंबर के ये आंसर है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन के हमने आंसर दिए, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 23
और क्वेश्चन नंबर 24। इनके क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।